पुस्तक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो नंबर 1। मातृभूमि के सेवा व्रतधारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1910 की बात है कि माननीय गोपाल कृष्ण गोखले कलकत्ता आए। उस समय राजेंद्र बाबू वकालत की अंतिम परीक्षा पास करने के लिए खान बहादुर सैयद शमसुल हुदा के पास रहकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गोखले ने कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर परमेश्वर दयाल जी के यहाँ से संदेश भेजकर राजेंद्र बाबू को बुलवाया। पहले तो उनको आश्चर्य हुआ कि गोखले जी उनका नाम किस प्रकार जान गए। फिर ख्याल आया कि उन्होंने जो बिहारी विद्यार्थी सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया था, उसी का समाचार कहीं गोखले जी ने देख लिया होगा। खैर, वे समय पर गोखले जी से मिले और बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि उनका उद्देश्य अपनी संस्था भारत सेवक समिति के लिए कुछ देशभक्त नवयुवकों को भर्ती करना है। उन्होंने राजेंद्र बाबू से कहा, हो सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत आराम और भोग विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सको। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, तब तक मोटर का प्रचार नामात्र को ही हुआ था। नौकर इत्यादि चीजें जो अमीरों के पास हुआ करती हैं, तुमको भी मिल जाए। परदेश का अधिकार भी कुछ नवयुवकों पर होता है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छे सिद्ध हुए, इसलिए तुम पर यह दावा और भी अधिक है। मेरे सामने भी शुरू में यही समस्या आई थी। मैं गरीब घर का लड़का था। मेरे घर के लोग बहुत आशा रखते थे कि जब पढ़कर तैयार हो जाऊंगा तो खूब रुपया कमा सकूंगा और सबको सुखी बनाऊंगा। इस कारण जब मैंने उनकी सब आशाओं पर पानी फेरकर देश सेवा का व्रत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक तो मुझसे बोले तक नहीं, पर बाद में वे सब बातें समझ गए और फिर मुझसे प्रेम रखने लगे। हो सकता है कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर यह विश्वास रखो कि इस प्रकार के सेवा कार्य के परिणाम स्वरूप अंत में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। एक ऐसे महापुरुष के कथन का जिसने स्वयं अपनी अगाध योग्यता और शक्ति मातृभूमि की वेदी पर अर्पित कर दी थी, राजेंद्र बाबू पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यद्यपि उनके हृदय में भी देशभक्ति की भावना आरंभ से ही उठती रही थी, पर स्वभाव से ही अत्यंत विनीत होने के कारण उन्होंने पहले अपने बड़े भाई और माता की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य समझी। इसलिए उन्होंने अपने भाई को निम्न पत्र लिखा। मैं आपसे आमने सामने बात न कर सका। मैं अपने में एक ऊंची और पवित्र भावना का अनुभव कर रहा हूँ। आपको कठिनाई में डालना मेरे लिए शोभास्पद नहीं, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 30 करोड़ देशवासियों के लिए आप भी कुछ त्याग करें। गोखले की सोसाइटी का सदस्य होना मेरे लिए अनुचित नहीं कहा जा सकता। अच्छा हो या बुरा, परंतु मुझे ऐसा आभास है कि मैं अपने को किसी भी परिस्थिति के अनुकूल बना सकता हूँ। मेरा रहन सहन भी इतना सीधा सादा और सरल है कि मुझको कुछ विशेष सुविधा और आराम नहीं चाहिए। मुझे सोसाइटी से जो कुछ मिलेगा वही मेरे लिए काफ़ी होगा, पर मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आपके लिए यह एक बड़ा त्याग होगा। आपने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी आशाएं बांधी हैं, वे सब एक क्षण में नष्ट हो जाएंगी। इस विनाशशील जगत में पूंजी, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितनी पूंजी जमा होती है उससे अधिक की इच्छा सदा बनी रहती है, पर प्रसन्नता तो बाहर से नहीं भीतर से पैदा होती है। एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी पूंजी में लखपति की अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट रह सकता है। हमें गरीब के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सब गरीब परिवार में ही हुए हैं। शुरू में उनको बहुत कष्ट भोगने पड़े हैं, घृणा की दृष्टि से देखा गया है, किंतु अंत में अत्याचार और घृणा करने वाले धूल में मिल गए। उनको जानने पहचानने वाला भी कोई नहीं रहा, पर अत्याचार और घृणा का विरोध करने वालों को लाखों याद करते हैं और वे लोगों के हृदय में बसे रहते हैं। मेरी यदि कुछ भी महत्वाकांक्षा है
तो वह यही है कि मैं भारत माता की कुछ तो सेवा कर सकूं। गोखले की सी प्रतिष्ठा, गौरव और प्रभाव किस राजा को प्राप्त हुआ है? क्या गोखले भी गरीब नहीं हैं? इस पत्र से राजेंद्र बाबू की आंतरिक अभिलाषा और मनोवृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 25-26 वर्ष की आयु में इस प्रकार भावी वैभवयुक्त जीवन की समस्त संभावनाओं को त्याग कर 100 रुपया मासिक व्यय लेकर अपनी समस्त शक्तियों को जनसेवा के कार्यों में व्यय करने को तत्पर हो जाना सामान्य बात न थी। वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्त परीक्षाओं में सर्वप्रथम आए थे। बंगाल के बड़े बड़े प्रोफेसर और प्रिंसिपल बिहार जैसे पिछड़ा हुआ कहे जाने वाले प्रांत के इस विद्यार्थी की प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर चकित थे। विद्या और बुद्धि का दावा रखने वाले बंगाली विद्यार्थी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे हरा देने की चेष्टा करते थे, पर वह सदा प्रथम स्थान पर ही खड़ा दिखाई देता था। जिस समय ये कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय सर जगदीश चंद्र बोस, सर प्रफुल्ल चंद्र राय आदि जैसे संसार प्रसिद्ध विद्वान भी वहां पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। वे इनकी बुद्धि और परिश्रम को देखकर इनका सम्मान करने लगे थे। श्री प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक स्थान पर लिखा है, राजेंद्र बाबू उन विद्यार्थियों में से थे जिन्हें अध्यापक कभी भूल नहीं सकते। राजेंद्र बाबू की इन सफलताओं को देखकर घर और बाहर के सभी परिचित व्यक्ति यह विश्वास करते थे कि वे आगे चलकर बहुत उन्नति करेंगे और जिस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे अपने गुणों के कारण सर्वोच्च पद प्राप्त कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए भारत सेवक समाज का सदस्य बनकर आजन्म गरीबी का व्रत ले लेना एक ऐसी बात थी जो कुछ दैवी आत्माओं के लिए ही संभव है। पर भगवान को राजेंद्र बाबू से कुछ और भी बड़ा काम कराना था। वृद्ध माता और पितृतुल्य बड़े भाई के मानसिक परिताप को समझकर उस समय वे भारत सेवक समाज में तो सम्मिलित नहीं हो सके, पर उसके 7-8 वर्ष बाद ही उन्होंने गांधी जी के अहिंसक सैनिकों में नाम लिखा लिया और बिना कौड़ी पैसा लिए ही उनको ऐसी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी कि धन ही नहीं प्राण देने की संभावना भी उपस्थित हो गई। यह राजेंद्र बाबू का त्याग और बलिदान ही था जिसने उस समय तक राजनीतिक क्षेत्र में सर्वथा अज्ञात बिहार को प्रथम पंक्ति में ला खड़ा किया और वहां वह काम कर दिखाए जिनकी किसी को आशा न थी। जब हम गांधी जी द्वारा भारत में स्वाधीनता संग्राम पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी देव ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार पटेल, राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, जमनालाल जी आदि जैसे महामानवों को एक ही समय भारत भूमि में जन्म लेने और संग्राम का संचालन करने को ही भेजा था। यह समझ में नहीं आता कि अगर महात्मा जी को ऐसे अलौकिक प्रतिभाशाली और साथ ही पूरे त्यागी सेना नायक न मिलते तो लाखों सत्याग्रही सैनिकों की भीड़ को जो बिना किसी शिक्षा या अभ्यास के यों ही इकट्ठी हो गई थी, कौन पूर्ण रूप से सुशिक्षित सरकारी सैनिकों के मुकाबले में विजयी बनाता। इसलिए हम तो राजेंद्र बाबू के गोखले के समाज सेवक बनने के बजाय गांधी जी के असहयोग संग्राम के सैनिक बनने को देवी योजना का कार्य ही समझते हैं। जन्म और शिक्षा। राजेंद्र बाबू सन 1884 से 1963 का जन्म बिहार और जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक सामान्य जमींदार थे जो अपनी दयालुता और सेवा भाव के लिए आसपास बहुत प्रसिद्ध थे। उनको आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति का सामान्य ज्ञान था और वे बहुत तरह की दवाइयां बनाकर लोगों को मुफ्त बांटा करते थे। उस समय सब जगह सरकारी अस्पताल और औषधालय तो थे नहीं, इसलिए बाबू महादेव सहाय के स्थान को ही अस्पताल मानकर रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी पत्नी भी बड़ी दयावान और सहानुभूति रखने वाली थी। वह किसी के कष्ट पीड़ा को नहीं देख सकती थीं। उनके पास लोग सदैव किसी न किसी प्रकार की सहायता मांगने आते ही रहते थे। बाल्यावस्था से ही राजेंद्र बाबू पर माता पिता के इन सद्गुणों का प्रभाव पड़ा
और सेवा भाव का महत्व उनके हृदय पर अंकित हो गया। 6-7 वर्ष की आयु में आपको पढ़ने के लिए गांव के मकतब में भेजा गया, जिसमें एक बुढ़े मौलवी साहब पढ़ाया करते थे। उस समय वहां उसके सिवाय शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन न था। उसमें 2-3 वर्ष रहकर उन्होंने उर्दू फारसी का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मौलवी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। इसी प्रकार वकालत की परीक्षा में प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हो जाने पर उनकी व्यवहारिक शिक्षा के लिए वे सैयद शमसुल हुदा के शागिर्द बने थे और उन्हीं के यहाँ रहते भी थे। उनकी भी प्रशंसा करते हुए राजेंद्र बाबू ने लिखा है कि एक बार बकरीद के अवसर पर मैं यह समझकर कि संभवतः उनके यहाँ इस अवसर पर गाय की कुर्बानी होती होगी, इसलिए अपने गांव चला गया और 2-3 दिन बाद वापस आया। वकील साहब ने मेरे चले जाने का कारण पूछा और जब उनको मेरे उत्तर से संतोष नहीं हुआ तो स्वयं ही असली कारण तो समझ लिया और कहने लगे, मैं समझ गया था कि तुम बकरीद के कारण चले गए थे। तुमने सोचा होगा कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी, इसलिए इस अवसर पर यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ख्याल करके क्या तुमने मेरे साथ बेइंसाफी नहीं की? तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी भावना का कुछ भी आदर नहीं करूँगा? तुम तो खास आदमी हो। मेरे घर में कई हिंदू नौकर भी तो हैं। बगीचे का माली हिंदू है, गायों की देखभाल करने वाला भी हिंदू है। क्या मैं उनकी भावना का ख्याल नहीं रखता हूँ? उनका दिल क्या नहीं दुखेगा? तुमको मुझसे पूछना चाहिए था। मेरे घर में अपने हिंदू नौकरों के ख्याल से कभी गाय की कुर्बानी नहीं होती। राजेंद्र बाबू ने लिखा है कि मुझे अपनी गलती पर काफी दुख हुआ और यह शिक्षा मिली कि बिना अच्छी तरह जाने किसी के संबंध में कोई धारणा बना लेना बहुत बड़ा अन्याय है। इस घटना से हमको भी यह समझ लेना चाहिए कि सज्जन और बुरे लोग सब समाजों में होते हैं। जाति या धर्म के कारण किसी को बुरा या भला नहीं समझा जा सकता। बिहार में आंदोलन करते समय भी राजेंद्र बाबू को सबसे अधिक सहायता मोहम्मद मजरूल हक से मिली थी। उन्होंने सदाकत आश्रम स्थापित किया था, जिसमें अनेक छात्र राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन उन्होंने खलील नाम के विद्यार्थी को आश्रम से निकाल दिया। यह काफी होशियार लड़का था और उसने संस्कृत तथा हिंदी का अच्छी तरह अध्ययन किया था। हक साहब भी उससे बड़ा प्यार करते थे। वह राजेंद्र बाबू के पास पहुंचा और हक साहब से सिफारिश करने की प्रार्थना करने लगा। राजेंद्र बाबू ने जब हक साहब के पास जाकर खलील की सिफारिश की तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालता, किंतु इस समय मजबूर हूं। तुम नहीं जानते कि खलील ने कितना बुरा काम किया है, इसलिए तुम उसकी सिफारिश करने आए हो। मैंने जिस चीज को अपनी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य बना लिया है तथा जिसके लिए आज फकीर बन गया हूं, उसी को इसने ठेस लगाई है। मैंने आज तक की सारी जिंदगी में एकता का काम किया है, उसी में आज भी लगा हुआ हूं। लेकिन खलील ने आश्रम में रहकर कुछ लड़कों को मुसलमान बन जाने के लिए बहकाया है। आश्रम में जो लड़के रहते हैं वे मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उनसे इस तरह की बातें करे। मैं जब समझ गया कि यह खलील वैसा नहीं है जैसा कि मैं इसे समझता था, तुम देखना कि एक दिन यह हिंदू मुस्लिम झगड़े भी कराएगा। मैं इसे आश्रम में हरगिज नहीं रहने दूंगा। राजेंद्र बाबू और मजरूल हक दोनों उन महापुरुषों में से थे जो जातीय द्वेष की क्षुद्र भावना से बहुत ऊपर रहते थे। भारत के गत 50 वर्षों के इतिहास को देखते हुए हम जानते हैं कि मुसलमानों में मजहबी पक्षपात दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक होता है, तो भी व्यक्तिगत रूप से सज्जन पुरुष उनमें भी पाए जाते हैं और इस संबंध में हमको अपना दृष्टिकोण उदार और संतुलित ही रखना चाहिए। कुछ दिन सारण और पटना के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके राजेंद्र बाबू कलकत्ता में पढ़ने लगे। उन दिनों
बंगाल, बिहार, आसाम, बर्मा आदि सब प्रदेशों की एकमात्र यूनिवर्सिटी कलकत्ता में ही थी। वहां पर उन्होंने बड़े परिश्रम और मनोयोग से अध्ययन किया, जिससे वे उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में सदा प्रथम स्थान पाते रहे। सादा रहन सहन और आदर्श विद्यार्थी जीवन। राजेंद्र बाबू ने अपने समय का विभाजन इस प्रकार किया था कि एक क्षण भी बर्बाद ना हो। वे पढ़ने के समय पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ते थे और खेल के समय उत्साहपूर्वक खेलते थे। उन्हें भाषण देने का भी शौक था और वे विद्यार्थियों की संस्थाओं में प्रायः उपयोगी विचार प्रकट किया करते थे। यह सब होने पर भी उनकी सादगी सर्वोपरि थी, जिसका उदाहरण मिल सकना कठिन है। इस संबंध में उनके जीवन चरित्र में एक स्थान पर कहा गया है, वे सादे कपड़े सादा पहनते थे और सादी जिंदगी बिताते थे। तड़क भड़क और बनाव श्रृंगार से इन्हें घृणा थी। चेहरे पर एक अजीब तेज दिखाई पड़ता था। सादे कपड़ों में भी कोई खास आकर्षण छिपा रहता था। जो देखता था इनकी तरफ खिंच जाता था। किसी ने इनकी इस विशेषता को देखकर ही कहा था कि यह लड़का बड़ा होने पर हिंदुस्तान का बड़ा नेता होगा।